तो शिवपाल यादव को लेकर बीजेपी खेल सकती है नया दांव। शिवपाल को डिप्टी स्पीकर बना सकती है बीजेपी। अखिलेश के बगल शिवपाल को बैठाने का प्लान बन रहा है। नेता प्रतिपक्ष के बगल होती है डिप्टी स्पीकर की सीट और ऐसे में बीजेपी ये प्लान बना सकती है। लगातार ये अटकलें तेज हो गई हैं कि शिवपाल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शिवपाल को लेकर बीजेपी का ये नया दांव है। संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ज्यादा जानकारी देंगे। संकेत, आपके पास क्या खबर है? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव दूरी बनाए हुए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की किसी भी बैठक में वो नहीं पहुंच रहे हैं, चाहे विधायक दल की बैठक हो, उनको बुलाया नहीं गया। शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर कहा था और ये बात सार्वजनिक हो गई है कि सपा से उनकी अनबन है, सपा मुखिया से उनकी अनबन है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वो मुलाकात किए। ये भी बात सार्वजनिक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद एक बैठक की अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ में कि वो सब संगठित रहें। उस बैठक में उन्होंने कहा और जल्द ही आगे के निर्णय को बताया जाएगा, कुछ बेहतर होगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने ये तय किया है कि नितिन अग्रवाल, जिस तरह से नितिन अग्रवाल सपा के विधायक थे और उनको विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, नितिन अग्रवाल वाले फार्मूले पर बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो विचार कर रहा है और रणनीति बना रहा है कि शिवपाल यादव को भी ज्वाइन कराकर नितिन अग्रवाल की तरह विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाए और विधानसभा उपाध्यक्ष की जो कुर्सी होती है वो नेता प्रतिपक्ष के पड़ोस में होती है, यानी कि अखिलेश यादव के बगल में वो कुर्सी होगी। विधानसभा में सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में संदेश देने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी कि अखिलेश यादव के बगल शिवपाल को बिठाएगी और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है, चाहे वो एमएलसी के हम चुनाव में देखें, सुभाष यदुवंश को टिकट दिया, यानी कि यादवों को वो पूरी तरीके से, चाहे अपर्णा यादव को पार्टी में ज्वाइन कराना हो, मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव को ज्वाइन कराना हो, तो अब बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है कि मुलायम के जो नज़दीकी थे, जो उनके करीबी थे, उनको तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। अब शिवपाल यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये फार्मूला भी निकाल रहे हैं कि उनको विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया जाए। संकेत, अगर ऐसा होता है कि शिवपाल यादव को बीजेपी शामिल कर लेती है तो समाजवादी पार्टी के लिए कितना नफा नुकसान होगा? देखिए, सीधे तौर पर शिवपाल यादव बड़े चेहरे हैं और जिस तरह से वो लगातार जीतते आ रहे हैं और अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से शिवपाल यादव मुख्य भूमिका में रहे, चाहे संगठन की व्यूह रचना को लेकर हो या फिर तमाम टिकट बंटवारों को लेकर हो, मुलायम सिंह के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर शिवपाल यादव चलते रहे। तो ऐसे में एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी को जरूर नुकसान होगा। जो सपा के भी बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो भी भाजपा में टूट के आ सकते हैं और जिस तरीके से अपर्णा यादव को पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, हरिओम यादव को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया जो कि मुलायम सिंह यादव के समधी हैं और बीजेपी अब इस खैर संकेत, ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या प्लान बनता है और बीजेपी की क्या रणनीति बनती है। तो वहीं योगी सरकार की सत्ता में वापसी के बाद अब लखनऊ स्थित सीएम आवास पर लगने वाला जनता दरबार दोबारा शुरू हो गया है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री लोगों की परेशानियां सुनेंगे और उन्हें दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। इसी कड़ी में आज राज्य मंत्री अजीत पाल जनता दरबार में रहेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। राज्य मंत्री अजीत पाल आज लोगों की समस्याएं सुनने वाले हैं। सीएम आवास पर जनता दरबार लगेगा और तमाम लोग वहां पर अपनी अपनी परेशानियां लेकर पहुंचेंगे और मंत्री सुनवाई करेंगे। तो फरियादियों की शिकायत सुनी जाएगी। आज अनामिका सिंह लखनऊ से हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अनामिका, कब तक ये शुरू होगा जनता दरबार? लोगों का पहुंचना शुरू हुआ? देखिए, योगी सरकार की दूसरे कार्यकाल का आज पहला दिन है। आज जो पूरे प्रदेश से जो शिकायत करता है, जिनकी शिकायतें अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई होती हैं, कुछ अब मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कहना चाहते हैं, उनके लिए आज पहला दिन है जब मुख्यमंत्री आवास पर जाकर के वो अपनी शिकायत दे सकेंगे, बता सकेंगे और गुहार लगा सकेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मुख्यमंत्री आवास के उसी एंट्रेंस गेट पर जहाँ से होते हुए तमाम लोगों को गुजरना है। देखिए, ये प्रदेश भर से आए हुए अब वो लोग हैं जिनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहाँ पे लाइन में खड़ा किया गया है। इन सभी के हाथों में देखिए आपको लेटर दिखाई दे रहे होंगे, शिकायत दिखाई दे रही होगी। अलग अलग जिलों से आए। भैया, कहाँ से आए? मैं लखनऊ से सर 20 साल से मैं सरकारी जो है मकान के दौड़ रहा हूँ, मगर हमको सरकारी मकान नहीं मिला। ठीक है, आप कहाँ से? मैं फिरोजाबाद से आया हूँ। बलात्कार, लूट और अपहरण का केस है। 2 साल से सुनवाई नहीं हो रही है एटा में। एसएसपी मैडम मिला, यहाँ मुख्यमंत्री दरबार में 3-4 चक्कर आया, चौहान साहब से मिला, एप्लीकेशन देते हुए बोलते जांच चल रही है, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। मैं परेशान हूँ। आज जा रहे फिर से एक बार इस जांच को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं कतार में, कुछ ऐसी कतार आपको इसी रोड पे, चूंकि मुख्यमंत्री का जो आवास है उसका ये पिछला गेट है, चूंकि मेन चौराहे पर भीड़ ना लगे लिहाजा पिछले गेट से लोगों को एंट्री करवाई जा रही है और लोगों को कुछ कुछ गैप में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है आपको, उसके बाद कुछ लोगों को वहाँ पे खड़ा किया गया है और प्रयास ये कि ट्रैफिक जो है वो उसका बुरा हाल ना हो, लिहाजा कुछ लोगों को वहाँ पर और कुछ लोगों को यहाँ पे लाइन से खड़ा किया गया है। पुलिस वाले यहाँ पे लगे भारी संख्या में ताकि लोगों को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिले और सुव्यवस्थित तरीके से मौका मिले। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री आवास पर आज जो सुनवाई होगी उसके लिए बाकायदे 2 मंत्री निर्धारित कर दिए गए हैं। हर सोमवार को अजीत पाल लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मंगलवार को बलदेव ओलख लोगों की समस्याएं सुनेंगे। यानी कि जो लोग मुख्यमंत्री आवास पे जा रहे हैं उनको सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि मंत्री भी उनकी शिकायत सुनेंगे और संबंधित जो विभाग होगा वहां पे उनकी शिकायतों को फॉरवर्ड किया जाएगा और आगे उसका अपडेट लिया जाएगा। यानी कि इस सरकार के अगर बात की जाए दूसरे कार्यकाल का पहला दिन है आज, जहां पे भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई है, पुरुष पहुंचे हुए हैं, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं जिनकी सुनवाई अपने जिले में नहीं हो पाई है, जिले स्तर पर नहीं हो पाई है, वो अब मुख्यमंत्री के दरबार में आकर के गुहार लगाएंगे। और दिखा रही है पूरे विजुअल जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं अपनी समस्याएं लेकर और मंत्री इनकी फरियाद सुनेंगे। शुक्रिया आपका, तमाम अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो आज राज्य मंत्री अजीत पाल लोगों की समस्याएं सुनेंगे। प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सीएम योगी आज स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का लक्ष्य प्रदेश के स्कूलों में 100% एडमिशन सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत सभी विधायकों से एक स्कूल गोद लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस अभियान के तहत स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत श्रावस्ती जिले से हो रही है क्योंकि श्रावस्ती जिले में साक्षरता दर सबसे कम है और उसी को इम्प्रूव करने के लिए श्रावस्ती जिले को चुना गया है। तो प्रदेश भर में ये महत्वपूर्ण अभियान शुरू हो जाएगा। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होनी है। मकसद एक ही है कि प्रदेश में 100% साक्षरता दर हो। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत आज सीएम योगी करने वाले हैं। विधायकों को ये खास निर्देश दिए गए हैं कि वो एक स्कूल एटलीस्ट गोद लें और उसका ध्यान रखा जाए, वहां पर शिक्षकों की कमी ना हो, तमाम व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित की जाएं। और इसकी शुरुआत श्रावस्ती जिले से की जा रही है क्योंकि श्रावस्ती जिला एक ऐसा जिला है जहां पर साक्षरता दर सबसे कम है और ऐसे में इसीलिए इस जिले को चुना गया ताकि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया जाए समाज में कि साक्षरता कितनी जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। आज इस महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत होनी है। सीएम योगी खुद स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, कितनी देर में ये शुरू हो जाएगा कार्यक्रम? सीएम योगी कब तक पहुंचेंगे वहां? देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी 10 बजे तकरीबन यहाँ पहुंचेंगे कार्यक्रम में और ये विद्यालय जो है जयचंदपुर कटघरा है, यहाँ पे स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे और इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी इसके लिहाज से ये है कि यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है श्रावस्ती का वो 49% है, जो यूपी में सबसे कम है। इसलिए सीएम यहाँ आएंगे और यहाँ से 10 बजे स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम है और जो मुख्यमंत्री जो है लगभग तकरीबन 15 बच्चों के साथ में खाना बिठाएंगे, यहाँ खाने का भी प्रोग्राम है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो आज सीएम योगी एक प्रमुख अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। तो आईपीएस अमिताभ यश से एटीएस के एडीजी का अतिरिक्त प्रभार ले लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नवीन अरोड़ा अब एटीएस के एडीजी बनाए गए हैं। फिलहाल अमिताभ यश को हटाया गया। आपको बता दें कि एडीजी का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। आईपीएस अमिताभ यश से एटीएस के एडीजी का अतिरिक्त प्रभार लिया गया और अब नवीन अरोड़ा एटीएस के एडीजी बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नवीन अरोड़ा को यह प्रभार दिया गया है, एडीजी बनाया गया है नवीन अरोड़ा को। इससे पहले ये जिम्मेदारी आईपीएस अमिताभ यश पर थी। अब एटीएस के एडीजी के अतिरिक्त प्रभार उनसे ले लिया गया और ये नवीन अरोड़ा को सौंप दिया गया है, यानी कि नवीन अब एटीएस के एडीजी बना दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवीन अरोड़ा को यह प्रभार दिया गया है। अमिताभ यश से अतिरिक्त प्रभार लिया गया। एटीएस एडीजी का प्रभार अब नवीन अरोड़ा के पास रहेगा। पहले ये मुख्य जिम्मेदारी अमिताभ के पास थी, जो अब नवीन अरोड़ा संभालेंगे।
प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। लालगंज के एसडीएम पर एक्शन लिया गया है। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया। ज्ञानेंद्र विक्रम को सस्पेंड करने का निर्देश दे दिया गया है। एसडीएम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो चुका है। तहसील कर्मी की पिटाई से मौत हुई थी। दरअसल तहसील कर्मी के साथ मारपीट की गई थी और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अब एसडीएम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था और इसी मामले में ये अपडेट आपको बता रहे हैं। लालगंज के एसडीएम पर यह एक्शन लिया गया है। सीएम योगी ने खुद मामले का संज्ञान लिया और ज्ञानेंद्र विक्रम को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल ये मामला है, एसडीएम ने पिटाई की थी तहसील कर्मी के साथ और उससे उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद ये कड़ा एक्शन लिया गया है। सीएम योगी ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। हत्या का केस दर्ज हो चुका है और अब सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उधर बलिया पेपर लीक केस में मास्टरमाइंड समेत 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसमें एक आरोपी निर्भय नारायण महाराजी देवी इंटर कॉलेज का प्रबंधक बताया जा रहा है। उसके ऊपर आरोप यह है कि उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर सॉल्व कॉपी बेची थी। बता दें कि अब तक पेपर लीक केस में 46 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में ये गिरफ्तारी बेहद अहम है। लगातार पूछताछ की जा रही है। तो 4 और आरोपी गिरफ्तार हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुलिस गिरफ्त में है आरोपी। बलिया पुलिस ने इस केस का पूरा पर्दाफाश किया है और एक विद्यालय के प्रबंधक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने उस प्रश्न पत्र में के सील को टैंपर करते हुए और उसमें से प्रश्न पत्र निकाले। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लगातार बुलडोजर गरज रहा है। कल भी कई जिलों में कार्रवाई की गई है। लखनऊ में प्रशासन ने गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी इंस्पेक्टर का घर ढहा दिया। आरोप यह है कि मकान को बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। उधर एटा में भी कार्रवाई हुई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।